जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 104 भारत में राजनीति प्रक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इतने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको परचेज करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। मान लीजिए आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है बीपीएससी 104। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में गेस्ट पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, आरक्षण क्या है? संविधान सभा में आरक्षण व्यवस्था के पक्ष एवं विपक्ष में क्या तर्क थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आरक्षण का अर्थ है समाज के कुछ विशेष वर्गों को शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निश्चित प्रतिशत में अवसर देना। भारत में व्यवस्था उन वर्गों के लिए बनाई गई जो लंबे समय तक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे। मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया। इसका उद्देश्य समानता स्थापित करना और कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाना है। तो यहाँ पर आरक्षण का अर्थ क्या होता है? आरक्षण का अर्थ होता है समाज की कुछ विशेष वर्गों को शिक्षा, सरकारी नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में छूट देना होता है। ठीक है, संविधान सभा में आरक्षण पर चर्चा। भारत के संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा में आरक्षण व्यवस्था पर गहन बहस हुई। कुछ सदस्य इसके पक्ष में थे और कुछ इसके विरोध में थे। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे थे। सबसे पहले देखेंगे आरक्षण के पक्ष में तर्क। तो यहाँ पर ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई तक कुछ वर्गों को छुआछूत, भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ा। आरक्षण को इस ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई का साधन माना गया था। ठीक है, इसके बाद समान अवसर प्रदान करना। समाज में सभी लोग समान स्थिति में नहीं हैं। आरक्षण कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ाने का अवसर देता है। इसके बाद सामाजिक न्याय की स्थापना। संविधान का उद्देश्य केवल कानूनी समानता नहीं बल्कि सामाजिक समानता भी है। आरक्षण से समाज में संतुलन और न्याय स्थापित होता है। लोकतंत्र को मजबूत करना। जब सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलता है तो लोकतंत्र अधिक समावेशी और मजबूत बनता है। इसके बाद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। पिछड़े वर्गों को साथ लेकर चलने से असंतोष कम होता है और राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। तो ये सारे जो तर्क थे वो आरक्षण के पक्ष में दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद आरक्षण के विपक्ष में तर्क। योग्यता पर प्रभाव। कुछ सदस्यों का मानना था कि आरक्षण से योग्यता की अनदेखी होगी और प्रशासन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। इसके बाद अस्थायी व्यवस्था का स्थायी बनाना। आरक्षण को अस्थायी उपाय माना गया था लेकिन इसके लंबे समय तक चलने की आशंका व्यक्त की गई थी। वर्ग विभाजन का खतरा। विरोधियों का कहना था कि आरक्षण से जातिगत भावना मजबूत होगी और समाज में विभाजन बढ़ेगा। इसके बाद समानता के सिद्धांत के विरुद्ध। कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि आरक्षण समानता के अधिकार के विरुद्ध है क्योंकि इसमें विशेष वर्गों को अलग लाभ दिया जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो संविधान सभा में गहन विचार विमर्श के बाद आरक्षण व्यवस्था को सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक माना गया। यद्यपि इसके कुछ दोष हैं और फिर भी भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में यह कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। आरक्षण का सही और संतुलित उपयोग ही इसके उद्देश्य को सफल बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि आरक्षण क्या है और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो आरक्षण का अर्थ क्या है? आरक्षण का अर्थ है समाज की कुछ विशेष वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में विशेष छूट देना है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर आरक्षण के पक्ष में तर्क देखे। इसके बाद हमने यहाँ विपक्ष में तर्क देखे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। इस तरह आपको अपने उत्तर को समाप्त कर देना है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है
तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, लिंक से आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको क्लास की सारी अपडेट मिलती रहती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत में चुनावी राजनीति में आरक्षण एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है, समझाइए। तो भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर समाज के अलग अलग समूह वर्ग मौजूद हैं। आज़ादी के बाद यह महसूस किया गया कि समाज में कुछ वर्ग ऐतिहासिक कारणों से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं। इसी असमानता को दूर करने के लिए चुनावी राजनीति में आरक्षण को एक महत्वपूर्ण एजेंडा बनाया गया है। अब देखते हैं आरक्षण की अवधारणा। भारत में आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े और वंचित वर्गों को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देना है। संविधान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को विशेष संरक्षण दिया गया है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। अब देखते हैं चुनावी राजनीति में आरक्षण का महत्व क्या है। तो भारत में लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब सभी वर्गों की भागीदारी हो। आरक्षण के माध्यम से कमजोर वर्गों को संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिलता है। इससे उनकी समस्याएं सीधे नीति निर्माण तक पहुंच पाती हैं। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं और SC/ST के लिए आरक्षण ने ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त बनाया है। अब इसके बाद जो है चुनावी राजनीति में महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया है। चुनावी राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक कम रहा है। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण से उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर बेहतर ध्यान दिया गया है। आज भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा एक प्रमुख राजनीतिक एजेंडा बना हुआ है। इसके बाद राजनीतिक दल और आरक्षण। भारत में लगभग सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं। SC/ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण को लेकर वादे किए जाते हैं, क्योंकि यह वर्ग एक बड़ा वोट बैंक भी है। इसी कारण आरक्षण केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं है, बल्कि चुनावी रणनीति का भी हिस्सा बन गया है। अब इसकी आलोचना और चुनौतियां देखते हैं। हालांकि आरक्षण ने कई वर्गों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। कुछ लोग इसे योग्यता के खिलाफ मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इसका लाभ कुछ सीमित तक लोगों तक ही सिमट गया है। फिर भी सामाजिक असमानता को देखते हुए आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं लगता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। भारत में चुनावी राजनीति में आरक्षण एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील एजेंडा रहा है। इसने लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया है और कमजोर वर्गों को अपनी आवाज उठाने का मंच दिया है। जब तक समाज में असमानता बनी रहेगी, तब तक चुनावी राजनीति में आरक्षण का मुद्दा प्रासंगिक बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि चुनावी राजनीति में आरक्षण एक महत्वपूर्ण एजेंडा क्यों है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए। यानी भारत में दलीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए। यानी भारत में दलीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में दलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की रीढ़ मानी जाती है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज के बहुदलीय लोकतंत्र तक फैली हुई है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय दलीय व्यवस्था, यानी जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय दलीय व्यवस्था कैसी थी। भारत में आधुनिक दलीय व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों की राजनीतिक मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना था। धीरे धीरे कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख दल बन गई और पूरे देश में इसका प्रभाव बढ़ गया। इसी दौर में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा जैसे अन्य दल भी उभरे, जो अलग अलग सामाजिक और धार्मिक हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद एक दलीय प्रभुत्व। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का दबदबा रहा। इसे एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था कहा जाता है। 1952 से 1968 तक हुए आम चुनावों में कांग्रेस ने केंद्र और अधिकांश राज्यों में सरकार बनाई। इस दौर में विपक्षी दल मौजूद तो थे, लेकिन वे कमजोर थे और सत्ता में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सके थे। इसके बाद विपक्षी दलों का उदय होता है। 1967 के बाद राजनीतिक
परिदृश्य में बदलाव आया, कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, समाजवादी दल, जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टियां और क्षेत्रीय दल मजबूत होने लगे। 1970 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने पहली बार केंद्र में कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल को सत्ता में लाया। यह भारत में दलीय व्यवस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद बहुदलीय और गठबंधन युग, 1989 के बाद भारत में बहुदलीय व्यवस्था और गठबंधन राजनीति युग की शुरुआत हुई। कोई भी दल स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं कर सका, जिससे गठबंधन सरकारों का गठन हुआ। इस दौर में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत बढ़ गई। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख दल के रूप में उभरी और 1998 तथा 2014 के बाद केंद्र में सरकार बनाई। ठीक है, अब देखते हैं वर्तमान दलीय व्यवस्था। आज भारत में एक सशक्त बहुदलीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के दल सक्रिय हैं। यह व्यवस्था विविधता से भरे भारतीय समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। इस प्रकार भारत में दलीय व्यवस्था का विकास स्वतंत्रता आंदोलन से शुरू होकर एक दलीय प्रभुत्व, फिर बहुदलीय और गठबंधन युग तक पहुंचा। यह विकास भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और विविधता को दर्शाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भारत एक बहुजातीय और विविध समाज है, जहां सामाजिक संरचना परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था पर आधारित रही है। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन जाति का प्रभाव राजनीति से पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी चुनाव, राजनीतिक दलों की रणनीति और सरकारी नीतियों में जाति की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज जातियों में विभाजित रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने समानता और सामाजिक न्याय की गारंटी दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसी उद्देश्य से की गई थी, ताकि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग राजनीति में भागीदारी कर सकें। अब देखते चुनावी राजनीति में जाति। भारतीय चुनाव में जाति एक प्रमुख कारक बन गई। कई राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर करते हैं। वोट बैंक की राजनीति में अलग अलग जातियों को साधने के लिए विशेष घोषणाएं की जाती है, जिससे जातिगत पहचान राजनीतिक पहचान में बदल जाती है और कई बार लोकतंत्र की भावना को कमजोर कर सकती है। राजनीतिक दल और जाति। भारत में अनेक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल किसी न किसी जाति या फिर सामाजिक वर्ग के समर्थन से उभरे हैं। पिछड़े वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण में मंडल आयोग की सिफारिशों का बड़ा योगदान रहा है। मंडल आयोग के बाद पिछड़ी जातियों की राजनीति और अधिक संगठित हुई है, जिससे सत्ता संरचना में बदलाव भी आया है। ठीक है, इसके बाद इसकी सकारात्मक भूमिका देखते हैं। तो जाति आधारित राजनीति में वंचित वर्गों को राजनीतिक मंच प्रदान किया है। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है। उनकी समस्याएं नीति निर्माण तक पहुंची हैं। सामाजिक न्याय, समान अवसर और अधिकारों की रक्षा में जाति आधारित आंदोलनों की भूमिका सकारात्मक रही है। इसके बाद देखेंगे इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है। हालांकि जाति की राजनीति के कई नकारात्मक पहलू भी हैं। इससे समाज में विभाजन बढ़ता है। राष्ट्रीय हित के बजाय जातिगत हित हावी हो जाते हैं और योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी होती है। कई बार हिंसा और तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका जटिल और बहुआयामी है। यह एक ओर सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का माध्यम बनी है, दूसरी ओर लोकतंत्र के लिए चुनौती भी है। आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति जाति से ऊपर उठकर विकास, समानता और राष्ट्रीय एकता पर केंद्रित हो, ताकि लोकतंत्र मजबूत और समावेशी बन सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पेपर कोड बीपीएससी 104 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है।